मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ऑयस्टर मशरूम उगाएं, अधिक लाभ कमाएं। अरहर के साथ मक्का की अंतर्वर्तीय फसल लगाएं, अधिक लाभ पाएं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। जिस हिसाब से बाजार में इसकी मांग है, उस हिसाब से अभी इसका उत्पादन नहीं हो रहा है। ऐसे में किसान मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो किसान ऑयस्टर मशरूम की खेती करने की योजना बना रहे हैं, वो किस प्रकार से ले ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ अर्चना खरे। आज हम बात करने वाले हैं मशरूम के। मशरूम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मशरूम एक उभरती हुई खेती के तौर पे जाना जा रहा है। मशरूम को हम अपने घर पे खेती के साथ साथ कर सकते हैं। इसमें हम किसान महिलाएं भी पूरी तरह सहयोग कर सकती हैं और अपना भी सकती हैं। मशरूम मुख्य तरह से हम 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम। और जो ऑयस्टर मशरूम होती है उसे हम 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कर सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे हम अपनी कम जगह पर, और हमारे पास ज़्यादा खेती की जगह नहीं है, तो उसके अलावा भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में कोई अलग खाली कमरा है या कोई झोंपड़ी है, पीछे जगह डली हुई है, उसमें भी झोंपड़ी बनाकर इसका उत्पादन आराम से किया जा सकता है। आज के दौर में देखा जाए तो एक इनकम का ये बहुत अच्छा जरिया है। किसान महिलाएं जो मतलब घर से बाहर भी नहीं जा पाती हैं, वो घर में रहकर भी इसका उत्पादन बड़ी आसानी से कर सकती हैं। ऑयस्टर मशरूम करने के लिए हम एक घर पर नुमा झोपड़ी में कर सकते हैं, या फिर ईंटों से बने हुए घर में या कमरे में कर सकते हैं। इसे करने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुडोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने मशरूम का जो बीज लिया हुआ है, उस बीज को ज़्यादा पुराना बीज नहीं होना चाहिए। वो 7 से 8 दिन में ही आप उस बीज का प्रयोग कर लेना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना बीज होता है तो उसमें रोग उत्पन्न होने की ज़्यादा आशंका होती है। इसलिए आप उसको जल्दी प्रयोग करोगे तो अपना उत्पादन भी अच्छा होगा और रोग भी नहीं लगेंगे उसमें। ऑयस्टर मशरूम को करने के लिए हमें अगर भूसे की आवश्यकता होती है। भूसा आप सोयाबीन का, गेहूं का, बाजरे का उपयोग कर सकते हैं। आप भूसे को आप रात में एक टंकी में भिगो कर रख दें। उसमें आप फार्मेलिन 150 मिलीग्राम और बाविस्टिन 7 से 10 ग्राम की आवश्यकता होती है। उस 100 लीटर के ड्रम में आप 100 लीटर पानी डालकर उसमें 150 मिलीलीटर फार्मेलिन और 7 से 10 ग्राम बाविस्टिन मिलाकर भूसे को डुबोकर रात भर 10 से 12 घंटे के लिए आप रख दें। उसके पश्चात आप उसे निकाल कर एक चलनीनुमा या आपके पास बड़ी डलिया या चारपाई पर आप उसको बिछा दें, जिससे उसकी अतिरिक्त पानी निकल जाए। पानी निकलने के बाद आप उसको एक बार हाथ से चेक कर सकते हैं कि उसे हाथ में पकड़ने पर वो एक मुट्ठी में बंध जाए। किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। और
आप जिस भूसे को आपने पानी से निकाल कर शोकित किया है, यानी जो सुखाया था, उसे आपको पॉलीथीन में बिछाना है और लेयर बना कर इस पहली एक लेयर लगा दो, उसको दबाने के बाद उस पर बीज डाल देना चारों साइड। बीज हमेशा आपको पॉलीथीन के इस साइड वाले हिस्से में डालना है और इसके बाद उस पर भूसे की दूसरी लेयर डाल दो और फिर बीज चारों साइड डालना है आपको। और बीज आपकी पॉलीथीन पूरी भर जाए, ऊपर से इसको कस के बांध देना है। बांधने के बाद उसमें आपको 15-20 सूजे या उनकी सहायता से, स्टील के सूजे की सहायता से आपको छेद करना है। पूरी पॉलीथीन में चारों साइड छेद करना है। छेद करने के बाद आप उसको 15 से 20 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देना है। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। 15 से 20 दिन के बाद आप देखोगे इसमें एक लेयर सी उत्पन्न होती है, इसे सीमिया बोलते हैं। इससे लेयर उत्पन्न होने के बाद आप उस पॉलीथीन को निकाल सकते हो। निकालने के बाद 8 से 10 दिन में आपका पहला उत्पादन शुरू हो जाता है। उसमें ऑयस्टर मशरूम आना स्टार्ट हो जाता है। और पानी का छिड़काव भी वहाँ बना के रखें, जिससे 70 से 80% तक वहाँ आर्द्रता बनी रहेगी, तो अपना उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। जब मशरूम के जो छत्ते दिखाई देने लगे, आप पहला उत्पादन लेके उसे तोड़ सकते हो। उसको तोड़ने का भी एक निश्चित तरीका होता है, उसे पकड़ के घुमा देना होता है, जिससे क्या हमारा पूरा भूसा ना निकले और अलग जो साइड से लगा हुआ जो नए कोपल आते हैं वो भी खराब ना हो। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे अधिक मशरूम में पाया जाता है। और जो प्रोटीन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर है, मधुमेह है और हृदय जनित बीमारियां। इसमें मशरूम बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। India's largest ये जीत के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए इस पर सीएम बघेल का तंज, कहा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री का पत्ता हो गया साफ। पूर्व सीएम रमन सिंह का भी कट सकता है टिकट। पाटन से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल का सीएम भूपेश बघेल पर बड़ा हमला, कहा सीएम के मन में डर और भय हो गया, प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। बिलासपुर के कोटा हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, अधीक्षिका के खिलाफ खुला गया मोर्चा, मेंटेनेंस के नाम पर पैसा लेने और काम करवाने का लगाया आरोप। खबरधाम न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई खरीफ मौसम में मक्का की खेती करते हैं, लेकिन कभी कभी भारी वर्षा या कीट रोगों के अधिक प्रकोप के कारण फसल खराब हो जाती है और किसानों को आर्थिक हानि होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ किसान भाई अरहर के साथ मक्का की अंतर्वर्तीय फसल लगाते हैं, जिससे किसी एक फसल में होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे फसल के उत्पादन से हो सके। तो आप अरहर मक्का की अंतर्वर्तीय फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। ज़्यादा काश्त का रकबा असिंचित क्षेत्र में आता है। ऐसी स्थितियों में इन क्षेत्रों में अंतर्वर्ती फसल ली जा सकती है। अंतर्वर्ती फसल से मतलब है एक ही खेत में एक सीजन में एक से अधिक फसल एक साथ उगाना अलग अलग कतारों में, ये अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं
कि अंतर्वर्ती खेती करने के जो फायदे होते हैं, जैसे खेत की तैयारी में, प्रारंभिक तौर में पौध संरक्षण में, निराई गुड़ाई में, कीट नियंत्रण में यदि अंतर्वर्ती फसल में करते हैं तो दोनों फसलों के लिए सामान्यतः एक ही तरह का उपचार पद्धति अपनाई जाती है। इसलिए भी हम इन दो फसलों की खेती एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा, फसलें अंतर्वर्ती फसल के रूप में दो ऐसी चुनती हैं जो कि पूरक हों, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी न हो, मतलब कॉम्पिटिटिव नेचर वाली फसलों को अंतर्वर्ती फसल में नहीं लेते हैं, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के पूरक फसल के रूप में होती हैं। उदाहरण के लिए मक्का और अरहर की खेती, जिसे तुअर के नाम से, राहर के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। खरीफ की फसल में किसान मक्का की अधिक पैदावार लेने के लिए अरहर के साथ मक्का की फसल उगाकर सह फसली खेती का लाभ ले सकते हैं। मक्का की फसल की बुआई अनाज, भुट्टे और हरे चारे के रूप में की जाती है, जबकि दलहनी फसलों में अरहर की फसल प्रमुख मानी जाती है। इसकी अधिक पैदावार सह फसली खेती से ही ली जा सकती है। खरीफ में तुअर के साथ मक्का की खेती की जा सकती है और इसके लिए 2 कतार तुअर की और 2 कतार मक्का की रखी जा सकती है। अरहर की फसल शुरुआत में उसकी बढ़वार कम होती है, लेकिन बाद में उसकी बढ़वार तेज़ी से होती है। तो वानस्पतिक वृद्धि शुरू में कम होने के कारण जो हमारी मक्का है उसकी बढ़वार अच्छी हो जाती है, उसकी पैदावार भी हमें बेहतर मिल जाती है। और जब ये फसल पककर कटने के लिए तैयार होती है और उस समय इसको काट देते हैं, उसके बाद फिर अरहर की फसल में वृद्धि शुरू होती है। तो जो मक्का की फसल जहाँ लगी हुई थी वह स्थान में ये पूरी तरह से फैल जाती है और अरहर की एक पूरी फसल हमको उस खेत में मिल जाती है। तो लागत, उत्पादन लागत दोनों फसलों के लिए एक समान हो जाती है शुरुआती तौर पर। बाद में उस फसल को काटना, गहाई का भी खर्च आता है उसमें। ऐसा यदि हम करते हैं तो खरीफ की फसल के रूप में हमें मक्का मिल जाती है और रबी की फसल के रूप में हमें अरहर की हो जाती है और कृषि भूमि का सर्वाधिक उपयोग होता है। तो संसाधनों का उपयोग और खर्चे में कमी दोनों हो जाती है। तो इस तरह से हम करेंगे तो हम फसल अंतर्वर्ती फसल से भरपूर फायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली निदाई फसल बुआई के 30 दिन बाद ही की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। और ऐसा करके हम खेत के अंदर खरपतवारों की प्रतिस्पर्धा फसलों के लिए वो कम कर सकते हैं। क्योंकि मक्के की फसल ले रहे हैं, इसकी पोषक तत्वों की मांग ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन तत्वों की ज़्यादा मांग होती है। तो उसके लिए हम निराई गुड़ाई करके पौधों में हम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग भी मक्का की कतार के बीच बीच में हम कर सकते हैं। ये काम हमको फसल की 30 दिन की अवस्था में करना है। ऐसा करके फसलों की पोषण संबंधी जो खुराक की पूर्ति हम कर सकते हैं। ये वर्षा का कोई ठिकाना नहीं होता है, कब लगातार भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो उस स्थिति में ये जल भराव में जो जड़ क्षेत्र में होगा उससे फसल को नुकसान होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जल भराव की स्थिति न होने पाए। खेत में यथासंभव स्थिति के अनुसार हमें उसमें कहीं यदि किस खेत के किसी कोने में जल भराव का आभास होता है तो वहाँ से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें, ताकि हमारे फसल पौधों की बढ़वार में कोई अंतर ना आए और पैदावार हमारी कम न होने पाए, पौधों की बराबर वृद्धि हो सके। किसान भाइयों, अरहर और मक्का की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिसकी वजह से फसलें कमजोर हो जाती है और आगे चलकर इनसे उत्पादन बेहद कम मिलता है। इसलिए आप इनकी पहचान करके समय रहते नियंत्रण उपायों को अपनाएं, जिससे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो सके। तीसरी जो बात होती है इसमें पीड़क कीटों का प्रकोप शुरुआती तौर पर पत्ती काटने कुतरने वाले कीड़ों का अरहर में भी होता है, मक्के में भी होता है। तो इसके लिए हम यदि चाहते हैं कि कीटों का प्रकोप हमारी फसलों में न हो, नुकसान न पहुँचे, तो शुरुआती तौर पर 20-25 दिन की अवस्था में मौसम अनुकूल होने की दशा में
ये ट्राइजोफास नाम की दवा है जिसका भी हम छिड़काव अपने खड़ी फसल में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं और इसकी मात्रा 800 मिलीलीटर से 1 लीटर हो सकती है, जो कि अंडे की अवस्था में जो कीट की अवस्था होती है, इल्लियाँ होती हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो अंतर्वर्ती खेती महत्वपूर्ण होती है। किसान भाइयों, इसको कुछ न कुछ रकबा में अपने खेतों में करें और फसल चक्र भी अपनाते रहें। माने खेत बदल बदल के अंतर्वर्ती खेती कर सकते हैं। तो सीमित पानी में भी अधिकतम पैदावार किसान भाई अपने खेतों में सुचारू रूप से ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक को किया गया सस्पेंड, स्टाफ रूम में बैठकर छलका रहा था जाम। रायपुर से फरार महादेव ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा खाईवाल गोवा में गिरफ्तार, आरोपी नवीन बत्रा से हो रही पूछताछ, जल्द रायपुर ला सकती है पुलिस। कोरबा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बच्चा हुआ चोरी, सीसीटीवी कैमरे में दिख रही बच्चे को ले जाती एक युवती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान, कहा प्रियंका गांधी जहां चाहें वहां से लड़ सकती हैं चुनाव। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने एआईएडीएमके पर साधा निशाना, एआईएडीएमके को बताया भाजपा का गुलाम, का चुनावी वादे पूरे नहीं करती बीजेपी। लालू यादव की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से घने बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा पश्चिम, उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए बिस्पायरी बैग सोडियम 250 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में धान की फसल इस समय वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में है, अतः फसल में कीटों की निगरानी करें। धान में तना छेदक के नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या 50 एसपी कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जिन स्थानों पर सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है, वहां पर थाइक्लोप्रिड 21.7 SC की 750 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में पत्ती खाने वाले इल्लियों और सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशक बीटा साइक्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का मिश्रण 350 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इन दवाओं के प्रयोग से तना मक्खी का भी नियंत्रण होगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि मक्के की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 3 दिन के अंदर एट्राजीन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात
नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। केले के जिन पौधों में फूल या फल आया हो तुरंत बांस लगाकर सहारा प्रदान करें। अनार और अमरूद में फूल को हटा दें ताकि ठंड की फसल ली जा सके। पिछले वर्ष रोपित आम के पौधों में नई शाखा आने पर सही ढांचा बनाने के लिए काट छांट करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटैक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। यदि दुधारू गायों के अयन में खरोंच व चोट लगा हो तो हिमैक्स लोशन लगाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राहम मोमी, जिला उज्जैन के किसान राजकिशोर यादव ने। आप नींबू के बाग में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं, तो राजकिशोर जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, बारिश का जो ऋतु प्रारंभ हो गया है, इस ऋतु में जो नींबू वर्गीय जो पौधे हैं उनमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो कैंकर रोग की आती है। कैंकर एक ऐसा रोग है जो पत्ती, तने, नींबू का जो फल होता है उस पे जो धब्बे बन जाते हैं और वो ये इन तीनों भागों को वो नुकसान पहुंचाता है। बागवान भाइयों, आज के समय में नींबू का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है, लेकिन जो बागवान समय पर इनकी सही पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं वे नींबू के बाग से अधिक फलोत्पादन लेकर मालामाल हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं नींबू के बाग में लगने वाले रोगों में कैंकर के बारे में। नींबू का कैंकर रोग मुख्यतः नींबू की पत्तियों, टहनियों एवं फलों को प्रभावित करता है। भागों में छोटे छोटे पीले धब्बे बनते हैं जो बाद में भूरे एवं खुरदुरे हो जाते हैं, जिससे पत्तियां भोजन नहीं बना पाती और फलों को क्वालिटी खराब हो जाती है और ऐसे फलों का बाजार में कोई मूल्य नहीं मिलता है। किसान भाइयों, किसी रोग का सही नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले उसकी सही पहचान होना जरूरी है, तभी आप सही दवा को लेकर छिड़काव करके नियंत्रण कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं नींबू में लगने वाले रोग की रोकथाम के बारे में। इसकी पहचान के लक्षण हैं, जो कैंकर के जो धब्बे होते हैं वो भूरे मटमेले रंग के होते हैं और चारों उभरे हुए होते हैं तथा चारों तरफ से वो पीले रंग के आवरण से वो घिरे हुए होते हैं। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम, साथ में एंटीबायोटिक जैसे कसूगामाइसिन 1 मिली प्रति लीटर के हिसाब से वो है उसका मिश्रण बना के है वो जो है उसका छिड़काव किया जा सकता है। तो ये एक जो बैक्टीरियल डिजीज़ है उसका प्रबंधन है किसान भाई है आसानी से कर सकते हैं। जो कीट है या बीमारियां हैं उनमें सबसे प्रमुख है नींबू वर्गीय जो पौधे होते हैं उसमें थ्रिप्स एक छोटा रस चूसने वाला कीड़ा होता है जो पत्तियों का रस चूस के है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो फिप्रोनिल 5 SC 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना के वो छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो कीट हैं उसमें है लीफ माइनर या पर्णसुरंगी की कीट बोलते हैं। पर्णसुरंगी की कीट है वो पत्तियों के अंदर अपने अंडे देता है, उससे उसका जो लार्वा निकल के है वो पत्तियों के अंदर सुराग बनाता है, तो उससे जो पत्तियां हैं वो सिल्वर के रंग की हो जाती है और उसका जो क्लोरोफिल है या हर्ट लेवल का वो ख़त्म हो जाता है, जिससे उसके प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और कई बार जो अधिक प्रकोप होता है तो उससे पत्तियाँ वो गिर भी जाती है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई फिप्रोनिल 5 जो SC है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से या लेमडासाई हेलोथ्रीन है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो है घोल बना के है उसका स्प्रे है वो किया जा सकता है। नींबू की तितली, यह कीट सूड़ी अवस्था में पत्तियों को खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। एक वर्ष में इस कीट की 3 से 5 पीढ़ियां पाई जाती हैं, जो कि हर समय अधिक सक्रिय रहती हैं। वही इस कीट से अधिक प्रभावित पत्तियों एवं शाखाओं को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए। वो है लेमन बटरफ्लाई। लेमन बटरफ्लाई है वो एक दिखने में खूबसूरत एक तितली होती है जो अंडे देती है, उससे उसके एक हरे रंग की
जो लट पैदा होती है, प्रारंभ वो लट है वो काले भूरे व सफ़ेद रंग की होती है और मटमैला रंग ली हुई होती है। तो वो जो पत्तियों को कुतर के वो नुकसान पहुंचाती है। बाद में उस जो लट है उसका रंग है वो परिवर्तित हो जाता है और वो दिखने में हरे रंग की हो जाती है तथा आकार में भी वो मोटी हो जाती है। तो ये जो कीट की अवस्थाएं हैं वो पत्तियों को कुतर के है वो पत्तियाँ खा जाती है, जिससे अगर कीट का प्रकोप अगर कई बार बहुत ज़्यादा होता है तो पूरे जो नींबू की पत्तियाँ वो भी ये कीट है वो खा जाता है। तो इस कीट के प्रबंधन के लिए किसान भाई है वो नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम ऑयल है वो 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, या जो प्रोफेनोफोस है, प्रोफेनोफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से है उसका भी छिड़काव किया जा सकता है, या क्यूनालफोस 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी है वो छिड़काव किया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।